हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। तो ये मेरे चैनल पर सबसे पहली वीडियो है जो कि आप सभी के सहयोग के द्वारा जो भी आपने बोला कि हाँ चैनल पर एक बार पब्लिश कीजिएगा, तो जितना मेरे से पीडीएफ फॉर्म इमेजेस जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, जो भी मेरे से जितना बनेगा वो मैं आपके लिए 100% करने के लिए रेडी हूँ। और ये बात मैं आज की पहली वीडियो में ही बताने जा रहा हूँ कि कोई मैं एज ए टीचर नहीं हूँ, तो एक टीचर से भी गलती हो जाती है कहीं ना कहीं पे। तो मैं तो फिर भी स्टूडेंट हूँ, तो जिनको भी ये लगे कि हाँ कहीं पे गलती है तो वो गलती को रेक्टिफाई करने के लिए थोड़ा सुधारने का मौका दीजिएगा। कोई अलग से कॉम्प्लीमेंट ना करना कि हाँ आपको ये नहीं आता वो नहीं आता। जितना मेरे को आता है मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, अवेलेबल करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले ये तो यही नाम आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। हमने सारे के सारे टॉपिक पढ़े हैं अलग अलग, जितने भी हैं बीकॉम में पढ़े हैं, एमकॉम में पढ़े हैं, पर ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे अलग है, जिसके बारे में फालतू बताया भी नहीं गया है बुक्स में भी। तो जितना भी मेरे से कंटेंट इकट्ठा हुआ तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए हमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि हम नाम से ही पता लग रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक रूल्स हैं। इनको कह सकते हैं कि हम सेट ऑफ रूल्स हैं, और एक सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन कह सकते हैं, जिसके थ्रू फॉलो करने से हम एक चीज़ में यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। ठीक है, एक रूपता ला सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि अब मेरे को अकाउंट्स बनाने हैं, और अकाउंट्स बनाने के लिए आपने क्या किया, हरियाणा में अकाउंट्स बनाया अपना, कुछ भी लगा लो, और ऐसे ही आपने क्या किया यूपी में अकाउंट्स बनाए, और ऐसे ही आप पंजाब में अकाउंट्स बनाए। अब सब अलग अलग स्टेट में क्या किया आपने, अकाउंट्स बना दिए। अब उसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ताकि सब में कंसिस्टेंसी आ सके। और कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब उनके लिए हमने क्या कर रखे होंगे, कुछ ना कुछ रूल फॉलो कर रखे होंगे। ठीक है, वैसे जैसे हम खुद लगा लो कि जैसे हमारा हरियाणा बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड से हम निकले हैं पढ़ के, उसके बाद हम सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, अलग अलग क्या पता कितने कॉमर्स के क्या हैं अलग अलग बोर्ड हैं, क्या हम उनमें जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग पढ़ेंगे? नहीं। तो इसका एक ही जवाब निकलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड हैं वो हमारे क्या हैं, फिक्स हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जैसे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग रूल चलेंगे तो अलग अलग उसमें क्या होएंगे, नियम भी बनते चलेंगे। तो ऐसा नहीं होएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। क्यों नहीं होएगा? इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ टीचर ने लगा लो एक स्कूल में डिसिप्लिन के लिए कुछ ड्रेस वो कर रखी है कि आपने ड्रेस डाल के आनी है, टाई डाल के आनी है, तो वो सब स्कूल में अलग अलग ड्रेस हो सकती है। पर क्या उसमें ये कह सकते हैं कि उसमें टाई नहीं डाली जा सकती है? ड्रेस में कुछ उनका कलर अलग हो सकता है, पर जो डिसिप्लिन है स्कूल वो तो क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे रिजिड होते हैं, और रिजिडिटी से ही क्या किए जाते हैं, ये लागू किए जा सकते हैं, ताकि ये सभी की सभी जो भी हम कंपनी, जितनी भी कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं उनमें इनको फॉलो करने से जो रिजल्ट हैं वो भी एक जैसे निकल के आएँ, ताकि उनमें अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन वाली बात ना हो कि हाँ ये अलग है, ये कंपनी के अलग है। इसीलिए हमने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्माण स्टार्ट कर दिया। तो अब इसमें बोलेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपने बना दिए सबके लिए और इनको फॉलो करने के लिए, बट इसमें अब ये भी देखना है ना कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या है वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करता है, जो सोचने से रिलेटेड हमारे वेरिएशंस होते हैं या बोल सकते हैं कन्फ्यूजिंग वेरिएशंस होते हैं, उनको क्या कर देता है, दूर कर देता है या एलिमिनेट कर देता है। वो कैसे होएगा, जो हमने रूल इम्प्लीमेंट होगा वही क्या कर सकते हैं, हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे रूल में मैंने बोल दिया कि जो भी, जैसे मैंने कोई भी स्कूल में लगा लो, ये स्कूल में भी छोड़ दो, जैसे कि हमने कोई मेथड लगाया है, कैश का ही लगा लो कि हमने क्या किया है,
है सेल की है, और सेल एक उधार में की है, एक नकद में की है। तो नकद में की है तो उसके लिए क्या होएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मैं बोलूँ कि जो सेल है मैंने क्या किया है, उधार में की है, तो मैं किसी का नाम लगा लेता हूँ, जैसे कि मेरा ही नाम है तो मैं खुद के नाम से लगा लेता हूँ कि मैंने जो सेल किया है वो कैसे किया है, उधार में किया है। तो क्या आएगा, मेरा नाम आएगा, तो क्या आएगा, साहिल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अकाउंट कहाँ आएगा वो पता ही है आपको, वो साहिल्स अकाउंट डाल के आ सकता है, मतलब पर्सनल अकाउंट का वो चीज़ अलग होगी, पर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ तो वो चीज़ समझो। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या होएगी, दो एंट्री भी बन सकती हैं इसकी, जैसे कि पहली बताई है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या दूसरी क्या आएगी, साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि उधार में की गई है, क्योंकि पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, और जब पैसे रिसीव नहीं हुए हैं तो उसका क्या होएगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा पर्सन का जो भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अब इसको आप मर्ज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, मर्ज करके भी लिख सकते हो। मर्ज करके एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या आएगी, साहिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगी। तो ये उसमें क्या करेगा, या तो सोचने से रिलेटेड हमारे वेरिएशंस होएगा उनको क्या कर देगा, दूर करने की कहेगा। ठीक है, वो कब आएंगे, जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर रखे होंगे, प्रॉपर फॉलो कर रखे होंगे, जब भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अब उनमें हमें कुछ रूल का ही नहीं पता तो कैसे फिक्स करेंगे स्टैंडर्ड। उसके बाद है कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जो हमारा लॉ होता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, खुद ही फॉलो हो जाएगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर अपने आप क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही क्या करते हैं, स्टैंडर्ड अपनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर अपने रूल रेगुलेशन के लिए स्टैंडर्ड ही नहीं बनाया है, तो अगर मैं कल को कोई भी पर्सन लगा लो कोर्ट में जाके पेश हो गया, तो वो क्या बोलेगा, इनकी कंपनी में तो स्टैंडर्ड ही नहीं बनाए गए हैं। तो हमें कोर्ट से बचने के लिए भी, लॉ की मानने के लिए भी क्या करने पड़ेंगे, अगर स्टैंडर्ड बना रखे होंगे तो वहाँ भी क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हमने ऐसे ऐसे करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए थे, उसके अनुसार ही हमने क्या किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया है, क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अगर बोले हमें कि लॉ बड़ा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़ा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लॉ है उसी को तो मान के हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हीं को डायरेक्शन के अनुसार ही क्या करने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। तो ये भी देख लेना कि लॉ क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सबके साथ कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमने क्या किए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए थे। अब इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले देखेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि पहला ही लिख रखा है नोट्स में कि कब इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था। कब बना था भाई ये बोर्ड, ये बना था 1977 में, 1977 एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। और ये किसके अंडर काम करता है, ये ICAI के अंडर क्या करता है, काम करता है। ठीक है भाई, ICAI के अंडर क्या करेगा, ये काम करेगा। अब ये भी देख लिया हमने कि जो रेगुलेट करने वाली है संस्था वो कौन है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है, और ये याद रखना कि ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है। ठीक है, किस में, वर्ल्ड में। अगर सबसे पहली बोले कि सबसे पहली कौन सी है, तो हमें सबसे पहली भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहली जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए जैसे ICAI बनाई गई है, और ये इन्हीं को मतलब यही डायरेक्शन करती है कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है। तो ऐसे ही क्या है, सबसे पहली जो बनाई गई थी उसका नाम भी AICPA, मतलब AICPA ऐसा कुछ नाम था उसका, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट। ये सबसे फर्स्ट थी। सेकंड वाली आपको बता दिया कि कौन थी, अंडर ICAI के अंडर काम करेगी कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब बना था, 1977 में बना था। और अब देखा है कि ये ICAI कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये भी पेपर में आया था एक बार, तो ये भी याद रखना है कि कब बना था ये। 1949 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है भाई, अब ये भी पता लग गया आपको। अब इसके बारे में अब देख लो कि जो इसका सेक्शन है ये क्या लिख रखा है, 129 लिख रखा है। तो ये कन्फ्यूजिंग मैटर है, इसके बारे में मैं दोनों जो डाउट हैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी डाउट हुआ था कि 129 है, एक जगह क्या लिख रखा है
133 लिख रखा है सेक्शन, तो उसमें आप देख लेना कौन सा रहेगा। पर मैं अपने बिहार से जो मैंने मतलब सर्च करके देखा है वो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो सेक्शन 129 है ये क्या है, कंपनी अधिनियम 2013, ये तो आपको पता है, इसी के अंडर क्या है, ये सेक्शन 129 है। यह क्या करता है, यह अनिवार्य करता है कि कंपनी में जो भी अपनी फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, मानकर बनाएंगे। ठीक है, जो भी हम कंपनी है, जो भी जैसे मेरी कोई भी कंपनी लगा लो किसी भी नाम से, लक्ष्मी, महालक्ष्मी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, वो क्या करेगी, अपने जब फाइनेंशियल अकाउंट बनाएगी तो उस टाइम पे क्या करेगी, वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके क्या करेगी, बनाएगी। उसके बाद जब वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानकर बनाएगी तो वो क्या करेगी, एक सच्चा और सही चित्र प्रस्तुत करेगी कि हाँ जो भी मेरे पास कंपनी में है उसकी सारी की सारी फाइनेंशियल पोजीशन वो शो ऑफ करेगी। ठीक है, ट्रू एंड फेयर कंपनी की जानकारी क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराएगी। अर्थात कंपनी क्या कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, पर अगर बोलें कि 133 सेक्शन में क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अगर वो ट्रू एंड फेयर के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, काम कर रही है, तो वो कौन सी है, सेक्शन 129 हो गया। ठीक है, अब जैसे बोलेगा कि 133 में क्या है, तो उसमें भी देख लो कि इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मैंडेटरी करेगी कंपनी के लिए कि कंपनी खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करे, लागू करे। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अनिवार्य करेगी कंपनी के लिए कि कंपनी खुद क्या करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी वो, तो उसके लिए क्या की जाएगी, एक बॉडी बना रखी है, और वो बॉडी मतलब एक कह सकते हैं ना कि कंसल्टेंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, आईसीएआई के साथ ही उसने क्या करी थी, एक बॉडी बनाई थी, और उसी के अकॉर्डिंग उसने ये बोला था कि आप क्या करो कि जो भी आप कंपनी में कुछ भी चीज़ चलाने वाले हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ आप पे रूल रेगुलेशन तो होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या करो, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना स्टार्ट करो, और जब भी आपकी कंपनी क्या कही जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। और 129 में क्या था, 129 में था कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट है वो सारे के सारे जो भी आप दिखा रहे हो उसमें, वो सारे स्टैंडर्ड आप मान के उसका सही और सही चित्र क्या करें, कंपनी का प्रस्तुत करें। ये दोनों के दोनों क्या थे, आपके जो डाउट थे, ये मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने सोल्व किया। अब उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है हमारे। तो अब इतना पता लग चुका है कि आपको कि कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए थे, और ये अपना आईसीएआई के अंडर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, फिर फॉलो करते हैं। अब बात आ जाती है कि जो ये सेक्शन है ये भी हो चुके हैं आपके, कंपनी एक्ट 2013 रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं अपने, 28 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अगर 28 हैं तो अभी सर ने बताया था एक ने कि जो ये 6th वाला है ये मतलब माइनस कर दिया हमने। 6th कौन सा था, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था। तो अगर ना हो अब के टाइम पे पूछा जाता है, तो अगर ऑप्शन में 27 हुआ तो आप क्या करोगे, 27 टिक करने वाले हो, क्योंकि जो 6th वाला है वो मर्ज कर दिया है। किस में कर दिया था, वो 10th में कर दिया था। जो हमारा क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10वां था, उसमें क्या कर दिया हमने, उसको मर्ज कर दिया। जो कि किस नाम से जाना जाता था, फिक्स एसेट के नाम से जाना जाता था, उसका भी नाम कर दिया था प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट, ऐसे नाम से डाल दिया था। अब उसमें क्या कर दिया, उसी पे डेप्रिसिएशन लगता था हमारा ना, फिक्स एसेट पे कोई भी मशीनरी होगी उन पे हमारा क्या लगता था, डेप्रिसिएशन लगता था। और जब उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा तो उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन 6th वाले को क्या कर दो, ख़त्म कर दो, इसको किसी के अंडर डाल दो, वो उसके 10th के अकॉर्डिंग डाल दो। ठीक है, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 27 दिखा रहा हूँ मैं। क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि करंट के हिसाब से, और 2013 कंपनी का क्या है, ये सेक्शन है, क्या रहेगा, 129 रहेगा। ठीक है भाई, उसके बाद याद कैसे करोगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि याद नहीं होते हैं, याद मेरे भी नहीं होते हैं। तो इसके हिसाब से हमने क्या किया, अपने अपने तरीके बना रखे हैं। जो तरीका बना रखा है वो देख लो भाई, आपके समझ में आता है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे 1 से 5 है ना, वो कंटिन्यू है, क्योंकि इसमें थोड़ा मिसमैच रहेगा, एक सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। जब सीक्वेंस में चलेंगे जो निकल रहे हैं वो बता दिया। अब देखो खुद ही बताया था मैंने कि 6th वाला है जो वो क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन का लिए था, और वो क्या कर दिया हमने, मर्ज कर दिया, और किस में डाल दिया, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डाल दिया। ठीक है भाई, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आ गया, वो ये भी पता लग गया। अब उसके बाद 1 से 5 तक जो कंटिन्यू है वो भी बता दिए।
अब उससे रिलेटेड अब मैं सारा बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने याद करना है, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि एक तो मैंने 6th वाला कट करवा दिया ये वाला। अब दूसरा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8th है। 8th के बारे में देखो कि 8th क्या है, हमारा कट चुका है, इसको हमने क्या करना है, रीड ही नहीं करना है, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब ये दे ही नहीं रखा सिलेबस में तो क्यों करोगे। तो आपने ये देखने हैं कि इसमें से पहले के दिन 28 थे, अब 27 क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये 6th वाला क्या हुआ है, माइनस हुआ है इसलिए। अब आगे चलें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8th क्या हुएगा, कट चुका है। अब मैंने 2 बताए हैं, एक तो कौन सा 6th और एक कौन सा 8th, 2 बता दिए। तो इन दोनों को आप क्या कर दो, साइड कर दो, उसके बाद जो रहेंगे वो क्या चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। तो अब सीक्वेंस कैसे चलेगा, 1 से 5, फिर उसके बाद 6th कट, 7th आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 8th लिखूंगा। 8th नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्या है वो कट ही हो चुका है, तो 9 से स्टार्ट करूँगा। अब 9 से लेके 29 तक क्या चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। उसके बाद ये भी बता चुका हूँ कि ICAI एक्ट ये कौन सा है, 1949 है। इसकी फुल फॉर्म क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। कौन सी बॉडी है, सेकंड लार्जेस्ट बॉडी इन वर्ल्ड है। फर्स्ट भी बता चुका हूँ, अमेरिकन वाली है, ठीक है। अब आ गई मेन बात कि ये जो हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं ये याद कैसे करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है मैंने, आप भी बना सकते हो, मतलब जितना पॉसिबल होएगा देखो याद करवाऊंगा। आगे नहीं याद होएगा तो देखो सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, मैंने मेरे से जो बनी है वो मैंने बता दी। आपको एक बात याद होगी कि एक होती है LIC, ठीक है, तो ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, AIC, तो हमने LIC को क्या करना है, याद करके चलना है, ठीक है। LIC 2 मतलब 2, LIC 2। एक बात यहाँ यहीं से स्टार्ट कर लो कि LIC पे ही ख़त्म हो रहा है और LIC पे ही क्या शुरू होएगा, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल गया, यहाँ पे यहाँ LIC पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ LIC पे शुरू होएगा, पर यहाँ शुरू में क्या है, A से स्टार्ट करना है ना कि L से। तो A से स्टार्ट करेंगे, AIC 2, ठीक है, या LIC 2 कह के याद कर लो। और यहाँ पे क्या आएगा, ये LIC पे ख़त्म करना था, पर यहाँ पे क्या आएगा, J आएगा, ये भी याद करना। तो यहाँ से और यहाँ से आप रिलेट कर लो पहले तो, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको याद करें, क्या आएगा, LIC 2, इसी हिसाब से याद करना है कि L नहीं आएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा, A आएगा। उसके बाद LIC 2, उसके बाद क्या है, क्या PDCRPF है ना, कि जो LIC है हमें 2, और ये कौन सी है, जो पीढ़ियों से चल रही है, या जैसे मर्जी याद कर लो कि पीढ़ियों से चलती आ रही है, और उनका नाम क्या है, CRPF। तो अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट करो, AIC 2, LIC 2, PDCRPF, जो क्या है, चलती आ रही है पीढ़ियों से CRPF। अब उसके बाद एक यहाँ पे ट्विस्ट करके हमने पढ़ना है कि एक गेयर है, वो ही काल्पनिक लगा लो एक, कि एक गेयर है, गेयर का मतलब GIAR, ठीक है, GIAR याद रह जाएगा, शुरू से पढ़ेंगे। LIC 2 पीढ़ियों से चलती आ रही है, CRPF, उसमें आ गया बीच में एक क्या, गेयर। और गेयर का नाम क्या है, जैसे BSNL कंपनी की आपको याद है, तो गेयर का नाम BSNL आएगा, पर BSNL के नाम से नहीं याद करना, यहाँ पे यह भी याद रखना कि R आएगा। गेयर का नाम BSNL नहीं, BSRL है, ठीक है। उसके बाद एक TD, ठीक है, एक TD लगा लो या ECTID लगा लो, जैसे आपके याद रहता हो वैसे कर लो, ECTID। और उसके बाद क्या आएगा, IILIC था ना, तो IILIC लिख लो चाहे, या क्या लिखोगे यहाँ भी J। अब ट्रिक के अनुसार बताते हैं, स्टार्टिंग से LIC 2, PDCRPF, तो L यहाँ पे क्या हो गया, स्किप हो गया, A लिख दिया। उसके बाद गेयर, गेयर में क्या आएगा, GIAR, फिर क्या आएगा, BSRL, BSNL नहीं लिखना, क्या आएगा, BSRL, फिर आएगा एक TD के नाम से याद कर लो, या STD जैसे भी तुम्हारे याद रहता हो ऐसे। तो एक TD, ECTID, उसके बाद IILIC था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, L नहीं लिखना, यहाँ पे L नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, यहाँ पे J लिखेंगे। थोड़ा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा होता है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा लगता है, पर फिर भी जितना हो रहा है पॉसिबल करवा रहा हूँ, तो जो गलती वगैरह है वो माफ़ करना भाई, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं शुरू से कि LIC बताया था, LIC 2, इस C2 का मतलब क्या है, ये क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि C क्या है, 2 टाइम्स है यहाँ पे, ये भी याद रहता होगा कि ये C2 का कोई रीजन रहा होगा जब भी मैंने यहाँ पे लिखवाया। तो LIC 2 का मतलब क्या था कि C 2 बार आएगा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे AIC 2, ठीक है। AIC 2 में क्या आएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ठीक
ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में देखेंगे सबसे पहले कि LIC 2 शायद बाहर कोई आया है, बट चलो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले देखेंगे कि LIC 2 AIC 2, तो इसमें याद रखेंगे AIC 2 में बोल सकते हैं कि ए से अकाउंटिंग पॉलिसी, आई से इन्वेंट्री, सी से पहला क्या है कैश फ्लो, ठीक है। पहला सी से कैश फ्लो आ गया, दूसरे सी से क्या आएगा कंटिंजेंसी इवेंट आएगा, ठीक है। तो याद रख लेना AIC 2, तो AIC 2 सी 2 बार आ गया, पहली बार में क्या आएगा कैश फ्लो। ये तो आपको याद ही रहेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 होता है ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा कैश फ्लो से रिलेटेड होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक भी आपके क्या हो गए, कवर हो गया, ठीक है। आगे चलें PDCRPF पे, तो PDCRPF देखते हैं ये कैसे आएगा, ठीक। दिख ही रहा होगा यहाँ से शायद। तो अभी ये LIC 2 के बाद PDCRPF देखो भाई, PDCRPF में कंटिन्यू बताया था 5th तक का, LIC मतलब AICC, ठीक है, 4 बार आ गया। 5वें नंबर पे आ गया है हमारा P से प्रायर प्रॉफिट। अब ये क्या होता है हमारे सबसे पहले, ठीक है, जो हमारे प्रायोरिटी पे प्रायर प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या आएगा 6th पे। 6th अब याद रखना कि 6th पहले था बट अब किस में हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है 6th क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। डेप्रिसिएशन में क्या हो गया, जो था वो ऐड हो चुका है 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। और 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है हमारा, प्रॉपर्टी प्लांट, वो आगे आएगा। 5th के बाद 6th नहीं लिखना, अभी याद रखना, 6th को स्किप कर देना। उसके बाद ये आएगा 7 आएगा। 7 किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। 7 हो गया। AIC 2 में पहला क्या था, अकाउंटिंग, अपना अकाउंटिंग वाला, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, आई से इन्वेंट्री, ठीक है। और सी से क्या था कैश फ्लो, और अगले सी से क्या था हमारा कंटिंजेंसी इवेंट। अब क्या आ गया हमारा प्रायर प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद 6th मैंने बोल दिया स्किप होएगा। 7th कौन सा आएगा, 7th आएगा हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का, ठीक है। 7th के बाद हमारा 8th कौन सा रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ताकि सीक्वेंस गलत ना हो। तो इसको आप एक तरह से सीक्वेंस में करने के लिए इसको कट कर लेना, 6th और किसको 8th को। फिर 8th भी कट हो गया। अब चलेंगे सीक्वेंस वाइज। 9 से कौन सा रहेगा हमारा, 9 से आर, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, PDCRPF था ना, तो उसमें डी मैंने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, PD, ठीक है। यहाँ डी आना था ना, PD, तो PDCRPF में सी आ गया कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। 8 था साइलेंट, इसलिए इसका नाम नहीं है कहीं भी। और उसके बाद क्या है आर रेवेन्यू, फिर उसके बाद क्या है P से प्रॉपर्टी प्लांट, ठीक है, फिक्स एसेट बोल देते हैं। इसी के इंक्लूड अंदर क्या है डेप्रिसिएशन रिलेटेड है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या है 11th PDCRPF था ना, तो CRPF, तो यहाँ पे क्या है 10th के बाद प्रॉपर्टी प्लांट हो गया। फिर 11th है हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो गया। फिर उसके बाद 12th चलेंगे, ठीक है, PDCRPF। अब क्या आएगा, गियर आएगा। गियर को याद करेंगे GIAR, तो जी से क्या आएगा, गवर्नमेंट आएगा। नाम से पता लगता है, कहीं भी हमने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वहाँ भी जी को किससे डिनोट करते थे हम, गवर्नमेंट से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स याद रह जाएगा। उसके बाद क्या है आई से, गियर था ना GIAR, तो आई से क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे, ठीक है। आई के बाद क्या आएगा, ए आएगा। ए से क्या याद रखेंगे, अमलगमेशन, ठीक है। अमलगमेशन भी हो गया गियर में, ठीक है। ए हो गया। फिर उसके बाद आर से क्या आएगा हमारा, रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा। इसको क्या बोल देते हैं हम, एम्प्लॉय बेनिफिट भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद गियर हो गया हमारा। BSRL, BSNL था, तो बी से याद करेंगे। तो बी से क्या था हमारा, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। क्या था हमारा, बोरोइंग कॉस्ट। एस से सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। एस से क्या है हमारा, सेगमेंट रिपोर्टिंग। आर से क्या है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, क्या है आर से रिलेटेड पार्टी। एन ना लिख देना इसमें, BSNL बोल रहा था, ठीक है। BSRL में क्या है, आर से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। और 19 नंबर पे क्या आएगा, 19 पे क्या आएगा हमारा, लीज, ठीक है, पट्टा बोल देते हैं,
ठीक है। तो BSNL की जगह क्या है, R है N की जगह, और L पे क्या आ जाएगा, लीज आ जाएगा। फिर 20 पे क्या आ जाएगा हमारा, 20 पे क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर। इजोटी का फॉर्मूला होता है ना रीजनिंग में, तो उससे याद कर लेना इजोटी में। ठीक है। 20 पे क्या आएगा, EPS आएगा हमारा। उसके बाद 21 तो उसमें एक TD बताया था ना, ACTID, तो ECTID, तो E से क्या है हमारा, E हो गया, E हो गया हमारा 20 से क्या, अर्निंग पर शेयर। फिर क्या है हमारा ये 21 पे क्या है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ठीक है। अब कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी इंक्लूड की जाती है। होल्डिंग प्लस सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड की जाती है, लिख भी रखा है, जैसे कि आपकी क्या है, एक से ज़्यादा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जियो होगी, मोबाइल होगी, जियो होगी, जियो की आगे फर्दर कंपनियां है ना, तो जियो की कौन सी है, जैसे मोबाइल होगी, पेट्रोल होगी, और क्या होगी, सिम होगी उनकी, और भी है उनके अलग से, उनका जियो मार्ट के नाम से है। तो अब इनको एक क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है या प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना है, दिखाना है। तो ये थोड़ी है कि वो मतलब है तो कंपनी एक, बट उनके जो अलग अलग क्या है अकाउंट्स चल रहे हैं, अलग अलग उनकी कंपनी चल रही हैं वो सब ब्रांचेस में, तो उनमें क्या करेंगे हम, इकट्ठा कर देंगे, तो उसी को एकीकृत बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, समेकित नाम से। तो एक जगह जब हम उसको क्या कर देंगे, दिखा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये भी याद रह जाएगा। ठीक है। जब उसको हम क्या कर देंगे, सारे के सारे खातों को इकट्ठा करके एक में मर्ज कर देंगे, जैसे कि उसमें बताया था पहले वाले में। ठीक है। उसके बाद 22 में क्या है, एक TD थी ना, तो EC हो गया हमारा, TID रह गया, तो TID में क्या है, T से टैक्स, टैक्स किस पे लगेगा, इनकम पे लगेगा, टैक्स ऑन इनकम। फिर I से क्या है, इन्वेस्टमेंट, एक पहले भी आई थी शायद हमारे पे इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे याद रखना कि ये इन्वेस्टमेंट सिंपल थी। ठीक है। कौन सी थी वो, 13वें नंबर की। अब दोबारा से यहाँ पे आई आ रहा है ना, तो याद रखेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेशन। ठीक है। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस नाम से है ये इन्वेस्टमेंट वाला। आई भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या है, D, वहाँ डेप्रीसिएशन था, तो ये याद रखना, वो 6th नंबर वाला, वो तो क्या हो गया, साइलेंट था। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मेरे से रिलेटेड आएगा हमारा, कौन सा, 24। एक TD, ये TID तक मेरे क्या हो गया है, ख़त्म हो चुके हैं। अब 25वां कौन सा आएगा, I 2 बार था, I LIC था, पर LIC में क्या बताया था, L क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, उसकी जगह क्या लिखेंगे, J लिखेंगे। तो ये याद रखना। तो I से क्या आएगा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब उसमें पजल ना हो जाना, एक तो कौन सा बताया था, 13 इन्वेस्टमेंट, और जो ये है 23 ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेशन से रिलेटेड है ऊपर वाला, तो इससे रिलेटेड आएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ऐसे याद करोगे। फिर क्या आएगा यहाँ से, 25 पे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है। ये भी हो गया हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद क्या आएगा, 26 पे 2 बार आई था ना, तो इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। अमूर्त क्या बोलेंगे, संपत्तियाँ, तो ये जो दिखती नहीं है, ये 26 से रिलेटेड है। ठीक है। फिर क्या है, 27 पे JIC था ना LIC की जगह, तो वो याद रखना। जैसे क्या है, ज्वाइंट वेंचर हो गया हमारा। उसके बाद 28 पे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, क्या है हमारा, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, LIC, तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और C से क्या है, कंटिजेंट लाइबिलिटी बोल दो या एसेट्स वो है दो, ये दोनों। ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे हमारी ख़त्म हो चुकी हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पर इसमें याद रखेंगे, जो I है ना, वो कन्फ्यूजिंग करता है, बार बार आता है। तो पहले में क्या था, इन्वेस्टमेंट, दूसरे I में क्या था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जो अगला आई आएगा उसमें क्या, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जो 26 आएगा उसमें इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद एक और आएगा 28 पे, वो किससे रिलेटेड है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से। इनको क्या कर लेना, डाउट को क्लियर कर लेना, इनको एक बार सीक्वेंस में लिख के, ट्रिक में बना के, फिर उसके बाद खुद लिख के देखना, तब ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। जितना मेरे से हुआ मैंने कोशिश की कि हाँ आपके समझ में आ जाए। और ये मेरी जो पहली वीडियो थी वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स देना कि हाँ
कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ देखो बहुत मेहनत लगती है कि पहले से रिलेटेड डेटा उठाओ, फिर उसके रिलेटेड थोड़ा सर्च करो नेट पे, कहीं से उठाओ, फिर उसके बाद इसको फाइनल बनाने में दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत मुश्किल होती है, पर जितना भी मेरे से क्या हुआ पॉसिबल हुआ। मैंने पहली वीडियो है स्टार्टिंग की, तो मेरे को तो थोड़ा हेजिटेशन भी हो रहा है देखो स्टार्टिंग में, पर जितना हुआ, क्योंकि बताते टाइम पे आप खुद देखना, जब प्रेजेंटेशन दोगे कहीं पे, कहीं भी आप बोलोगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा जो पहली बार करेगा तो देखो उसको हेजिटेशन होने वाली है। तो ऐसे ही जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने करवाया। आपको अच्छा लगा है तो देखो लाइक सब्सक्राइब के लिए इतना किया है, तो देख इतना तो ज़रूर कहूँगा कि हाँ कम से कम देख तो सकते हो। अगर अच्छा लगा रिस्पॉन्स तो देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। चैनल बहुत हैं यूट्यूब पे, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने किया। थैंक यू। ओके।